14 फरवरी 2019 कश्मीर की सर्द दोपहर। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सड़क पर रोज की तरह हलचल थी। आसपास के लोग अपने काम में लगे थे। लेकिन उसी हाईवे पर कुछ ऐसा होने वाला था जो कुछ ही सेकंड में पूरे देश को हिलाकर रख देगा। करीब 3:15 पर एक तेज रफ्तार कार अचानक सड़क पर चल रहे सुरक्षा बलों के काफिले की ओर बढ़ी। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला और अगले ही पल एक भयंकर धमाका हुआ। धुएं का बड़ा गुबार आसमान में उठ चुका था। सड़क पर चीख पुकार थी। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल चुका था। भारत के 40 जवान शहीद हो चुके थे। ये घटना थी पुलवामा हमले की। एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। लेकिन असली सवाल ये था कि आखिर ये हमला हुआ कैसे, कौन था इसके पीछे, और जांच में आखिर क्या सच सामने आया। उस दिन जम्मू से श्रीनगर की ओर सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जा रहा था। इस काफिले में लगभग 78 गाड़ियां थीं और उनमें 2500 से अधिक जवान सफर कर रहे थे। ये जवान अलग अलग जगहों से ड्यूटी के लिए कश्मीर पहुंच रहे थे। काफिला हाईवे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके के पास पहुंचते ही अचानक एक कार तेज रफ्तार से काफिले की ओर बढ़ी और सीधा एक बस से टकरा गई। टक्कर होते ही कार में रखा भारी मात्रा में विस्फोटक फट गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बस के परखच्चे उड़ गए। आसपास की कई गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गईं। कुछ ही क्षणों में सड़क पर धुआं, मलबा और अफरा तफरी फैल चुकी थी। ये भारत पर हुआ सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था। हमले के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसके साथ ही एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक युवक दिखाई दे रहा था जिसने खुद को इस हमले का जिम्मेदार बताया। उसका नाम था आदिल अहमद डार। आदिल पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके का रहने वाला था। उसका परिवार एक साधारण परिवार था। उसके पिता स्थानीय स्तर पर छोटा व्यापार करते थे। आदिल की जिंदगी भी पहले सामान्य ही थी। वो स्कूल जाता था और अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन साल 2016 के बाद कश्मीर में हालात बदलने लगे थे। उसी समय एक स्थानीय आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में कई युवाओं के बीच उग्र विचारधारा तेजी से फैलने लगी। जांच में सामने आया कि उसी दौर में आदिल भी धीरे धीरे कट्टरपंथी सोच की तरफ झुकने लगा। 2018 में वो अचानक अपने घर से गायब हो गया। कुछ समय बाद उसके परिवार को पता चला कि वो जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन में शामिल हो चुका है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड में भी उसका नाम शामिल हो गया। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वो कुछ महीनों बाद इतना बड़ा आत्मघाती हमला करने वाला है। पुलवामा हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने इस मामले में जांच शुरू की। जांच अधिकारियों ने घटनास्थल से मलबा इकट्ठा किया और हर छोटे से छोटे सबूत की जांच की। धमाका इतना बड़ा था कि कार पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। फिर भी मलबे में से कार के कुछ छोटे छोटे हिस्से बरामद किए गए। जांचकर्ताओं ने उन टुकड़ों की मदद से कार का चेसिस नंबर पता लगाया। यहीं से जांच को पहला बड़ा सुराग मिला। चेसिस नंबर से पता चला कि ये गाड़ी मारुति इको मॉडल की थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये कार पहले एक स्थानीय व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन बाद में ये कई लोगों के हाथों से होकर गुजरी थी। आखिरकार जांच एजेंसियां उस व्यक्ति तक पहुंची जिसने ये कार आखिरी बार खरीदी थी। उसका नाम था दानिश अहमद लोन। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में पहुंची तब तक वो एक मुठभेड़ में मारा जा चुका था। इसके बावजूद जांच एजेंसियों ने उसके संपर्कों की जांच की। उसके फोन रिकॉर्ड और डिजिटल जानकारी से कई नए सुराग सामने आए। जांच में यह भी सामने आया कि हमले में बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। अनुमान लगाया गया कि इसमें लगभग 300 किलो तक विस्फोटक शामिल था। इनमें RDX, अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल थीं। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जुटाना आसान नहीं था। जांच एजेंसियों को शक था कि इसमें सीमा पार से मदद मिली है। फोन कॉल रिकॉर्ड, इंटरनेट चैट और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच शुरू की गई। धीरे धीरे इस हमले के पीछे का नेटवर्क सामने आने लगा। जांच में पता चला कि इस हमले की योजना पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने बनाई थी। इस संगठन के प्रमुख मसूद अजहर और उसके करीबी सहयोगियों के नाम जांच में सामने आए। जांच के अनुसार हमले की योजना, फंडिंग और प्रशिक्षण का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से संचालित किया गया था। आदिल अहमद डार को आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया गया था।
उसे मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपनी जान देकर हमला करेगा। जांच में यह भी सामने आया कि इस हमले की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। स्थानीय आतंकियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने विस्फोटक इकट्ठा करने, कार तैयार करने और हमले की योजना बनाने में मदद की थी। आदिल को हमले से पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया गया था। ये वीडियो बाद में प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। जांच में कई लोगों की भूमिका सामने आई। कुछ लोग सीधे आतंकी संगठन से जुड़े थे, जबकि कुछ ने अनजाने में मदद की थी। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। धीरे धीरे पूरी साजिश की तस्वीर साफ होती गई। ये हमला किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। ये एक बड़ी साजिश थी जिसमें कई स्तरों पर लोग शामिल थे। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्से और दुख का माहौल था। हर जगह लोग शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। सरकार ने भी साफ कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट इलाके में एयर स्ट्राइक की। इस कार्रवाई का उद्देश्य जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। उधर पुलवामा हमले की जांच कई महीनों तक चलती रही। 2020 में NIA ने इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में कुल 19 लोगों के नाम शामिल किए गए। जांच के निष्कर्ष के अनुसार ये हमला जैश-ए-मोहम्मद द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार था और उसे स्थानीय आतंकियों ने मदद पहुंचाई थी। जांच में यह भी सामने आया कि इस हमले की साजिश का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में बैठकर रचा गया था। पुलवामा की वो घटना आज भी भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। उस दिन 40 जवानों ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उनके परिवारों के लिए वो दिन हमेशा के लिए बदल गया। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया था। आज भी जब पुलवामा का नाम लिया जाता है तो उस दिन की यादें लोगों के दिलों में फिर से ताज़ा हो जाती हैं और उन शहीदों की कुर्बानी हमेशा याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा की कीमत कितनी बड़ी होती है।